नमस्कार। अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर से बुरी खबर आई है। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा है। इस त्रासदी में 13 लोगों की मौत कंफर्म हो गई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। इस बात की आशंका है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि 8 दिन पहले ही अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। पता यह लगा कि बादल फटने की चपेट में लंगर के 3 टेंट और यात्रियों के ठहरने के 1 दर्जन से ज्यादा टेंट आ गए हैं। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने बताया कि आर्मी के 6 हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। इस वक्त बचाव अभियान काफी तेजी से चल रहा है। उसमें सेना के अलावा आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन के लोग बड़े पैमाने पर जुटे हैं। आर्मी और आईटीबीपी की इंजीनियरिंग कोर के अफसरों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है, क्योंकि अमरनाथ में कई दिन से मौसम खराब है। बीच में 2 दिन के लिए यात्रा को रोकना पड़ा था। 2 दिन पहले अचानक सैलाब आने से एक पुल बह गया था, जिसे 24 घंटे के भीतर रिपेयर किया गया था। और आज फिर बादल फटने से हादसा हुआ। क्योंकि मौसम अभी भी काफी खराब है, रात हो चुकी है, अंधेरा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत भी आ रही है। जो टेंट्स पानी के तेज बहाव की चपेट में आए थे, लंगर का जो एरिया मलबे की जद में आया था, वो पूरी तरह तबाह हो गया। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद ने मुझे बताया कि एक टेंट में 3 से लेकर 5 लोग थे। इसलिए आशंका जताई जा रही कि कई लोग पानी और मलबे में बह गए होंगे। उन लोगों की खोज की जा रही है। क्योंकि अमरनाथ के यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होता है, किस टेंट में कौन था, इसकी पूरी डिटेल प्रशासन के पास है। इसलिए तेजी से कोशिश की जा रही है कि सबका पता लगाया जाए। अगर कुछ लोग गायब हैं तो उनके तलाश को और तेज किया जाए। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त 30 से 40 लोग लापता हैं। क्योंकि पूरी तरह अफरा तफरी का माहौल है, इसलिए लापता लोगों की एग्जैक्ट संख्या का पता लगना भी इस वक्त तो मुश्किल है। अमरनाथ गुफा के करीब ये बादल शाम को 5:30 बजे के आसपास फटा। अचानक बहुत तेज बारिश हुई। पहाड़ की ढलानों से बहुत ज्यादा पानी, मलबा, चट्टानें और मिट्टी बहकर नीचे आ गई। और यह सैलाब गुफा के पास यात्रियों के टेंट और लंगर के 3 टेंटों को बहा ले गया। चश्मदीदों के मुताबिक अमरनाथ की गुफा की दाहिनी तरफ से पानी का भयानक बहाव आया और पहले झपकते ही सब कुछ तबाह हो गया। जहां कुछ देर पहले तक टेंट थे, लंगर थे, लोग रह रहे थे, वहां कुछ ही सेकंड्स में मलबा था और कीचड़ की एक नदी बन गई थी। 2 लंगर तो इस सैलाब में पूरी तरह से बह गए। इसके अलावा पानी के तेज बहाव से श्रद्धालुओं ने 15 से 20 कैंप्स को भी अपनी चपेट में ले लिया। सुरक्षा बलों का कहना है कि इस हादसे की चपेट में 40 से 50 लोग आ गए थे। एनडीआरएफ ने रात करीब 8:15 बजे इस हादसे में 13 लोगों की मौत को कंफर्म किया है। जिस तक बादल फटा, उस वक्त तीर्थयात्रियों के कैंप के पास सुरक्षा बल तैनात थे। उन्होंने फौरन ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। आईटीबीपी के अलावा इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और एनडीआरएफ के जवान तुरंत राहत कार्य में लग गए थे। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को अगले आदेश तक रोक दिया गया है। मैं आपको अमरनाथ की गुफा की वो तस्वीरें दिखा देता हूं जो इस हादसे के बाद की है। ये शाम के वक्त की तस्वीरें हैं जो अब से थोड़ी देर पहले मेरे पास में आई हैं। एनडीआरएफ के चीफ अतुल करवाल ने अभी भी बताया कि लोगों की मदद के लिए, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए और भी टीमें अमरनाथ गुफा के पास भेजी जा रही हैं। हमारी एक टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है। पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी
की डिटेल है और 3 लोगों को वहाँ से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, ITBP, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। फिलहाल आपको सिचुएशन है और कब ये अकर हुई और क्या जानकारी फिलहाल प्राइमरी बेसिस? 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर? आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहां पहुंच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, JNK पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ITBP है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या सर आप? हाँ, हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे, उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ, तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम ज़रूर और रीइंफोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएँ। अब मुझे लगता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो पहले से कम हो रहा है अब, और आशा है कि आने वाले समय में इसका बहाव पहले से कम हो जाएगा, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। NDRF के चीफ ने जब ये बयान दिया था उस समय 10 लोगों की डेथ कंफर्म हुई थी, अब ये संख्या बढ़कर 13 हो गई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, आशंका है कि ये संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। और NDRF के चीफ ने ठीक कहा कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान जो इसमें लगे हैं वो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए काफ़ी ट्रेंड हैं, वो इन माउंटेन्स को जानते हैं। इसी तरह से ITBP के जवान भी इसी काम में लगे हैं। ITBP के PRO ने बताया कि चूंकि पिछले साल भी अमरनाथ गुफा के पास क्लाउड बस्ट की घटना हुई थी, इस वजह से सुरक्षा बल इस बार सतर्क थे, अलर्ट थे, और जैसे ही बादल फटा वैसे ही जवानों ने श्रद्धालुओं को अलर्ट कर दिया और इसके कारण काफ़ी लोग सुरक्षित बचाए जा सके, लेकिन 30 से 40 लोग सैलाब की चपेट में आ गए। अमरनाथ गुफा के पास जैसी हमें सूचना मिली है, लगभग 5:30 बजे के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी काफ़ी देर से, और वहाँ पर पहाड़ के बगल में जो गुफा है उसी के ऊपर से अचानक से तेज पानी आने लगा और नाले का बहाव धीरे धीरे तेज होने लगा। जो हमारे सिस्टर एजेंसीज हैं, ITBP है, बाकी सारी एजेंसीज, हमने तुरंत अलर्ट किया। पिछले साल भी वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें काफ़ी क्लाउड बस्ट के बाद तबाही जैसी स्थिति पैदा हुई थी, तो इस बार पहले से हम लोग अलर्ट थे। चूंकि इलाका काफ़ी नैरो है तो वहाँ नीचे की तरफ कुछ टेंट भी लगे हुए थे, जिसमें कि कुछ हमारे बलों के भी टेंट थे और उसमें कुछ श्रद्धालु भी थे, तो उनको वार्न किया गया, उनको अलर्ट किया गया और विद इन 10 to 15 मिनट्स काफ़ी लोगों को वहाँ से निकाला गया, जिससे काफ़ी लोगों को हम बचा सके हैं, वहाँ पे निकाल सके हैं। काफ़ी सारे टेंट बह गए हैं, एग्जैक्ट नंबर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन तुरंत ही हमारी जो फोर्सेस थी उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ITBP की 2 कंपनियां और साथ ही साथ बाकी सारी जो हमारी फोर्सेस हैं उसमें NDRF है, इंडियन आर्मी है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनके साथ लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से, पानी का प्रवाह लेकिन अभी उतना ही है, कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल हम ये देख पा रहे हैं कुछ लोगों को नदी से निकाला गया है बहते हुए। डाउनस्ट्रीम में भी चेक कर रहे हैं और कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। हमारी कोशिश है कि जहां से भी, जितनी भी, जैसी भी इंफॉर्मेशन मिले आपके साथ शेयर की जाए। अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन नीतेश्वर कुमार ने कहा है कि अभी पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने की है। उन्होंने तीर्थयात्रियों और उनके परिवार वालों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं ताकि उनको मदद मिल सके। ये जो दुखद घटना हुई तो उसमें शाम में अचानक काफ़ी सारा पानी आ गया, तो कुछ लोग की कैजुअलिटी उसमें होने की संभावना बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो चल रहे हैं, जो NDRF की टीमें हैं, जो SDRF की टीम है और बाकी दूसरी जो टीमें हैं वो सब ऑपरेशन में लगी हुई हैं। हमारा जो फोकस है वो फिलहाल यात्रियों को सुरक्षित जगहों पे पहुंचाना और रेस्क्यू करना है। जो ALH के चॉपर्स हैं वो भी एक्शन में, हमने आर्मी के जो ALH चॉपर्स हैं वो एक्शन में हैं, और जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है कि अगर कोई इस तरह की हताहत कैजुअलिटी हुई हो तो उसको हम निकाल सकें। और जो NDRF के और दूसरे हेल्पलाइन नंबर हैं वो एक्टिवेटेड हैं, वो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ। NDRF की जो हेल्पलाइन है वो 011
234-38252। दूसरा नंबर है 011-234-38253। जो हमारा कमांड सेंटर है उसकी जो हेल्पलाइन है वो है 0194-2496-240। दूसरा नंबर है 0194-2313-149। जो यात्री वहाँ है उनको पंचतरणी जो हमारा कैंप है वहाँ हम ले जा रहे हैं और रास्ते में उनके साथ टीमें स्कॉट कर रही हैं। लाइट की रोशनी की पूरी व्यवस्था है और बाकी वहाँ नॉर्मलसी है केव और उसके पवित्र गुफा के आसपास। ये मोटी मोटी सूचनाएं हैं जो हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इस दुखद हादसे के बारे में और इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद, देवेंद्र पाराशर और मंजूर मीर लगातार अपडेट दे रहे हैं और तीनों मनीष, देवेंद्र और मंजूर इस वक्त हमारे साथ में हैं। मनीष, पहले आपके पास आता हूं, क्या अपडेट आप दे सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में? रवि जी, इस समय इस पूरे एरिया को लाइट के साथ साथ यहां पर रेस्क्यू और इवैक्यूएशन किया जा रहा है। खासतौर पे जो ये अमरनाथ श्राइन का जो ये मेन गुफा है, पवित्र गुफा है, उससे करीबन 100 मीटर की दूरी पर ये जो पैसेज हुआ, पूरा फॉर्म हुआ, नाला बना और 200 मीटर की नीचे यानी जहां पे होली केव की शुरुआत होती है वहां पर करीबन 20 से 30 ऐसे हर्ट्स थे जो कि यात्रियों के रुकने के लिए थे, वो पूरे वाइप आउट हो गए। इसीलिए इस समय भारतीय सेना के करीबन 200 से ज्यादा जवान यानी 2 कॉलम्स, जिसमें उनके इंजीनियरिंग रेजिमेंट के जवान भी शामिल हैं, जो अपने साथ वॉल रडार के साथ साथ ग्राउंड रडार्स और बाकी जो आधुनिक उपकरण है वो लेकर यहां पर है। उसके अलावा सीआरपीएफ की 2 यूनिटें यानी करीबन 200 के लगभग सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान करीबन 100 से 150 की संख्या में यहां पर तैनातगी है। साथ में एसडीआरएफ की टीम यहां पर है। उसके अलावा 2 फेजेस में यह ऑपरेशन चल रहा है। पहला रेस्क्यू एंड सर्च, यानी जो लोग इस समय मलबे में दबे हुए हैं उनको पिन पॉइंट करके उनको चिन्हित कर वहां से उनको निकाला जाए, जल्द से जल्द निकाला जाए। उसके अलावा जो यात्रा है दोनों तरफ अभी रोक दी गई है। खासतौर पे जो यात्री इस समय इस गुफा के इर्द गिर्द हैं उनको वहां पर रोका गया है। पैनिक ना फैलाया जाए और पैनिक ना फैले इसके लिए बार बार कहा जा रहा है। रजी, सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि करीबन 6 से 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है जहां पर 4 ऐसे मेन पॉइंट हैं जो कि इस समय बारिश की वजह से सबसे डेंजरस पॉइंट है, जिसके बारे में लगातार जानकारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय सेना की 15 कोर और किलो फोर्स दे रहे थे। एक एवलांच प्रोन एरिया है, दूसरा वो एरिया जहां पर बहुत तेज नाला बहा जिसकी वजह से ब्रिज टूटा, 8 घंटे के अंदर किलो फोर्स ने उसे ठीक किया, और फिर ये तीसरा एरिया जहां से जो मेन पवित्र गुफा है वहां से करीबन 400 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया इनिशियल जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना के द्वारा कि यहां पर क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद ये नाला पूरा फॉर्म हुआ। और ठीक इसी जगह पर अगस्त 2021 में भी इसी तरीके से लगभग चुनौती हुई थी और क्लाउड बस्ट हुआ था। रवि जी, इस समय सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो लोग हैं, क्योंकि उन सब की डिटेल इस समय भारतीय सेना और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, उनको कोरिलेट किया जा रहा है। जो इस समय करीबन 500 से 600 की संख्या में जो लोग इस समय पवित्र गुफा के इर्द गिर्द हैं उनको एक एक करके चिन्हित किया जा रहा है। उनकी संख्या जो है उनको नोट करने के साथ साथ जो लोग मिसिंग हैं उनको इवैक्यूएट और रेस्क्यू करने का पूरा प्लान के साथ इस समय भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनकी तैनातगी है। हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और भारतीय सेना के साथ साथ आईटीबीपी के सीनियर ऑफिशियल्स ने इस बात की पुख्ता जानकारी दी है कि करीबन 13 से 15 के लगभग इस समय बॉडीज को बॉडीज जो हैं वो डेब्री के अंदर से निकाला गया है और करीबन 7 से 8 लोगों को जो कि इंजर्ड थे, जख्मी बुरी हालत में थे, उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। वहीं पर आईटीबीपी, सीआरपीएफ और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर्स थे वो उनका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। नीचे की तरफ यानी बालटाल से ऊपर की जो यात्रा है उसे रोक दिया गया है और अलग अलग एरियाज में रोका गया है। रजत जी, सबसे मेजर कंसर्न था ये जो लंगर का एरिया, उसके अलावा करीबन 20 से 30 ऐसे जो हर्ट्स जो कि इसी पैसेज के किनारे पे हैं, जहां पर तेज बहाव आपको दिखाई दे रहा है, उसके ठीक सामने मैं खुद वहां पे 2019 और 20 में गया था। इस जगह पर यह बिल्कुल लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, इसके दोनों तरफ था। इसके जो मेन फ्रेम में कहीं से भी नहीं कहीं से भी कोई टेंट था, लेकिन जो लंगर का एरिया है वो थोड़ा साइड था, लेकिन वो वाइप आउट हुआ, जिसमें 15 से 20 लोगों का अनुमान जताया गया। भारतीय सेना के जो चिनार कोर के कोर कमांडर हैं इस समय जनरल औजला, उन्होंने भी इस बात की पुख्ता जानकारी देते हुए इसको कंफर्म किया कि अब जो चुनौती इस बात की है कि पैनिक ना फैले और सभी लोगों को एक एक करके निकाला जाए। तो 15 से 20 दो टेंट में यानी 15-15 करीबन 40 के लगभग, 30 से 40 के लगभग ये लोग, और जो हट के अंदर लोग थे करीबन 20, हर एक हट में 1 से 2 या 2 से 3 की संख्या में, या अनुमान के मुताबिक करीबन 30 से 40 लोग ये। तो इन लोगों को जल्द से जल्द चिन्हित करना यानी इनको आइडेंटिफाई करना, इनको
लोकेट करना ये एक बड़ी मशक्कत का काम है, जिसके लिए चारों तरफ इस समय हमें जानकारी मिल रही है कि जो पूरी अमरनाथ गुफा है उसके आसपास के पूरे एरिया को लाइटिंग किया गया है। अलास्का लाइट जो बड़ी बड़ी लाइट्स हैं उनसे पूरी तरीके से लाइटिंग किया गया है ताकि सर्च एंड ऑपरेशन में कहीं से भी बाधा ना पहुंचे। लेकिन नेचर एक बड़ी बाधा के तौर पर सामने आ रहा है, जहां पर इस समय बारिश रुक रुक के हो रही है। रजत जी, मनीष, आपका जो अनुभव है इस तरह के हादसों को कवर करने का, उसके आधार पर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है और लोगों को समझ में आएगा कि हादसा कितना भयानक है, कितना बड़ा है। देवेंद्र पाराशर, आपके पास आना चाहता हूं मैं। मनीष ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कितना मुश्किल है, कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस के अलग अलग अंग इसके अंदर लगे हुए हैं, सब कोशिश कर रहे हैं। आपके पास क्या अपडेट है? रजत जी, पहला अपडेट ये है कि जिस प्रकार से अभी बताया गया है कि हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं, अमरनाथ साइन बोर्ड के जो चेयरमैन बता रहे थे, अब अपडेट ये है कि जो हेलीकॉप्टर गए थे उसमें से कुछ लोगों को वहां से लेकर जिन्हें तुरंत से ज़्यादा मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वापस लौटना शुरू कर दिया है। यानी कि हेलीकॉप्टर के मार्फत जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाना था उसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी चीज़ की श्रीनगर में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। जैसे वहाँ से लोगों को निकाल कर लेकर आया जाना है तो फिर श्रीनगर को उन्हें कैसे मेडिकल फैसिलिटी दी जानी है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से करना है, अलग अलग एजेंसियां इन्वॉल्व हैं। तो उसको लेकर एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने वो कंट्रोल रूम बनवाया है। वो कंट्रोल रूम लगातार सारे एजेंसीज से कोऑर्डिनेट कर रहा है राहत और बचाव कार्य के लिए। प्रधानमंत्री की बात कर ले या गृह मंत्री की बात कर ले, वो लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से इसको लेकर अपडेट ले रहे हैं और उपराज्यपाल खुद जब से ये घटना हुई है उसके बाद लगातार हालात को लेकर मॉनिटरिंग और जो आवश्यक निर्देश है वो दे रहे हैं। रजत जी, देवेंद्र, आपने बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर, ये किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और जो भी मदद की जरूरत है वो पहुंचाई जा रही है। मंजूर मीर, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं, आपने कई बार अमरनाथ यात्रा की इस पूरे रूट को कवर किया है और आप जानते हैं जो खतरा है, ये जो हादसा है, ये कितना खतरनाक है, कितना भयानक है, कितना नुकसान हो सकता है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए रंजत जी, अमरनाथ यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है वो मौसम की रहती है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के पास पल पल मौसम बदल जाता है। कब धूप निकले, कब बारिश हो, कब बर्फबारी हो, इसका कोई खबर नहीं रहती है। और इन सब परिस्थितियों को देखकर अमरनाथ श्राइन बोर्ड 2 महीने से पहले ही यात्रा की ये सारी तैयारियां मुकम्मल कर लेता है। लेकिन कुदरत के कहर से कोई भी बच नहीं सकता है। ये कुदरत का कहर था कि जो 5:30 बजे के आसपास पवित्र अमरनाथ गुफा के पास आया और इसमें करीबन 2 किलोमीटर का एरिया जो है बताया जा रहा है पूरी तरह से वॉश हो गया है। 15 से 20 टेंट और लंगर जो है वो पूरी तरह से पानी में बह चुके हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 13 से 15 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और करीबन 3 दर्जन से ज़्यादा यात्री जो है अभी भी वो मिसिंग है, जिनकी तलाश की जा रही है। चॉपर्स लगातार गश्त कर रहे हैं बालतल से पंजतरनी के बीच में, क्योंकि जो लोग वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं और जिन घायलों को वहां से निकाला जा रहा है उन्हें तुरंत जो है बालतल बेस कैंप में लाया जा रहा है। पूरी प्रशासन जो है अभी इसमें लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द जो वहां पे लोग फंसे हुए उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और यात्रियों से कहा गया है कि वो किसी भी तरह का पैनिक ना ले। फिलहाल जो यात्रा कल जाने वाली थी बालतल से, उन्हें बालतल के बेस कैंप में ही रुकने के लिए कहा गया है। जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता है उन्हें शायद कल पवित्र अमरनाथ के गुफा जाने की अनुमति नहीं होगी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो है रजत जी बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। मंजूर मीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देवेंद्र पाराशर और मनीष प्रसाद, आप तीनों इस हादसे पर नजर बनाए रखें और जैसे ही कोई फ्रेश इंफॉर्मेशन मिले आप मुझे दें, मैं दर्शकों के साथ शेयर करूंगा। पूरे देश में बहुत चिंता है इस बात को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमरनाथ गुफा के पास जो हादसा हुआ, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, इंडिया टीवी के संवाददाता कुमार सोनू ने अब से थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ के डीजी अतुल कारवाल से बात की है। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल दोपहर तक रेस्क्यू का काम पूरा हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा के दौरान बादल फटा, त्रासदी हुई। हमारे साथ बात करने के लिए एनडीआरएफ चीफ हैं अतुल सर। अतुल जी, अब तक की क्या अपडेट है पूरी एनडीआरएफ की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है अमरनाथ में? 5:30 का इंसिडेंट है और होली केव के जस्ट नीचे हुआ है। होली केव पे हमारी टीम तैनात रहती है पूरी यात्रा के लिए, तो वो तो इमीडिएटली उसमें शामिल हो गई थी। 2 टीमें हमारी पास में थी, बरारी मार्ग पे और पंचतरनी पे। उनको हमने रवाना किया। बरारी मार्ग पर टीम वहाँ पहुँच गई है। तो अभी मेरे पास 60 से 90 रेस्क्यूअर्स वहाँ पे इस काम में लगे हुए हैं।
लेकिन वहाँ काफ़ी और नफरी रहती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की। JNK पुलिस की माउंटेन रेस्क्यू टीम्स होती हैं, ITP के जवान हैं, आर्मी के लोग हैं वहाँ पे, तो हम सब मिलजुल के इसमें जुटे हुए हैं। तो अभी हमारी जो एक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक 10 कैजुअलिटी की इन्फॉर्मेशन है और 3 लोगों को हमारी टीमों ने सबने मिलजुल कर वहाँ से जीवित निकाला है। सर, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? और दूसरा सवाल ये किस कैटेगरी का है, क्योंकि NDRF हमेशा कैटेगरी जरूर डिसाइड करता है कि सीवियर है, नॉर्मल है, किस कैटेगरी का है, ये भी थोड़ा बता दें। कैटेगरी कहनी अभी मुश्किल होगी, लेकिन सीवियर तो है, एक बड़ी ट्रेजेडी है। और इस तरह का इंसिडेंट मैं कुछ समय पहले वहाँ 2 साल तैनात था CRPF में, तो इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट होना और इतने लोगों के उसमें फंसे होने की जो एक पॉसिबिलिटी है और एक बना है, ऐसा पहले मैंने नहीं सुना है। तो एक यूनिक इंसिडेंट है, ट्रेजिक इंसिडेंट है, सिवियरिटी इतनी है कि 30-40 लोग मिसिंग हैं, तो बड़ी बात है हमारे लिए। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को ट्रेस करके वहाँ से निकाल पाएं। जो बादल फटा है वो एग्जैक्ट जो होली केव है, जो अमरनाथ गुफा है, वहाँ से कितनी दूरी पर ये पूरा बादल फटा है जिससे नुकसान? ये क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जिस तरह का वहाँ एक टेरेन है, हाइट्स आसपास बड़ी हैं, तो वहाँ से जहाँ बादल फटा वहाँ से पानी का बहाव स्ट्रॉन्ग होते होते यहाँ तक पहुँचा और वो उसने फिर ये नुकसान किया है। तो क्लाउड बर्स्ट का यही एक प्रॉपर्टी है कि बहुत कम समय में बहुत प्रेसिपिटेशन होती है, और ऐसे एरियाज में जहाँ नैरो वैलीज हैं, स्टीप स्लोप्स हैं, वहाँ वो ज़्यादा स्ट्रेंथ और मोमेंटम गैदर कर लेता है, तो नुकसान ज़्यादा करता है। नंबर ऑफ कैजुअलिटी भी बढ़ने की आशंका है कुछ? अभी हमको जो लोग फंसे हैं वो मिलना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आशा है कि और कैजुअलिटी नहीं होगी, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा। सर, एक और बात, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तो क्या टेंट वगैरह भी प्रभावित हुए? जो टेंट या लंगर वगैरह वहाँ चलते हैं वो भी उस पूरे जो एक बहाव आया पानी का, तेज बहाव बादल फटने की वजह से, उसमें बहे हैं क्या? हाँ, जो हम देख रहे हैं वीडियो भी, वो टेंट्स दोनों तरफ लगते हैं। जो एक छोटी सी नदी बीच में से निकलती है और एक रूट बालटाल कैंप से आता है, एक रूट पंचतरनी से आता है, बीच में छोटी सी एक नदी रहती है और कई बार बर्फ से ढकी रहती है यात्रा की शुरुआत में। तो टेंट्स भी उसमें कुछ भये होंगे, नुकसान तो होता हमने देखा है टेंट्स पे, लेकिन आशा है कि उसमें से लोग निकल के हाई ग्राउंड पे आगे होंगे ताकि वो उसमें असरग्रस्त नहीं हुए होंगे। क्या दिल्ली से भी टीमें जा रही हैं रेस्क्यू के लिए, या कहीं और से, जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं और से भी टीमें मंगा के भेजी गई? अभी हम एक रिव्यू ले रहे हैं, हम लड़कों से बात कर रहे हैं जो वहाँ पे अवेलेबल हैं। टीमें वहाँ पहुँचाने का तरीका हेलीकॉप्टर के सिवा और कोई जल्द से जल्द नहीं हो पाएगा, पैदल जाने में देर समय लगेगा, और हेलीकॉप्टर्स अंधेरे में फ्लाई नहीं करते हैं, तो पहला सॉर्टी उनका मुमकिन है कि फर्स्ट लाइट पे हो पाएगा, मौसम साफ रहेगा तो अभी तो वहाँ पे स्ट्रेंथ होली के पे जो मेरा पहला अनुभव है, CRPF रहती है, ITP रहती है, आर्मी रहती है, काफ़ी लोग वहाँ हमारे अवेलेबल रहते हैं, तो स्ट्रेंथ की चिंता कम है। ये है कि हम अधिक से अधिक लोगों को इस समय भी अंधेरा होने के बावजूद निकाल पाएँ। दिक्कतें क्या आ रही हैं NDRF को पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, लोगों को जिंदा बचाना आप लोगों की प्राथमिकता रहती है, तो ऐसे में दिक्कतें क्या हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? चैलेंजेस आप लोगों के सामने क्या है? एक तो हाइट काफ़ी है, दूसरा कि अंधेरा है, मौसम खराब है, और जिस तरह का इसका एक इम्पैक्ट नीचे तक देखना ज़रूरी है कि कहाँ ले गया लोगों को, या नीचे के एरियाज भी किस तरह इफेक्टेड हो रहे हैं, तो वहाँ तक देखने की ज़रूरत है। अतुल करवाल ने एक अच्छी बात की, उन्होंने कहा उन्हें उम्मीद है कि बाकी सब लोगों को बचा दिया जाएगा, अब और किसी की जान जाने की बुरी खबर नहीं आएगी, ऐसी उनको उम्मीद है, और भगवान महादेव करें कि उनकी बात सही साबित हो। हमारे संवाददाता कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी सोर्स से जितनी भी इंफॉर्मेशन मिले वो आप तक पहुंचाई जाए। अमरनाथ जो हादसा हुआ है, बीजेपी के जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से बात की है। रविंद्र रैना ने कहा कि सारी एजेंसियां पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं, लेकिन हालात मुश्किल हैं, इलाका खतरनाक है, रात हो चुकी है, इसलिए दिक्कतें काफी आ रही हैं, लेकिन कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को बचाया जा सके। दक्षिण कश्मीर में स्थित भगवान अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के नजदीक बादल फटने से वहां पानी और भयंकर बाढ़ आई है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन, भारतीय सेना, ITBP तथा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ NDRF की टीमों को वहां राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया गया है। ये बादल श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के साथ लगते हिमालय श्रृंखलाओं के पर्वतीय पहाड़ों के बीच में ये बादल फटा है, और ये सारा क्षेत्र बर्फानी क्षेत्र है। वहाँ टेंट्स और टेम्परेरी
जो रहने के शेड्स बनाए गए हैं, चूंकि वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाए जा सकते। ये बहुत ही भयंकर बर्फबारी वाला क्षेत्र है और इस वक्त बादल फटने के बाद जहाँ जो परिस्थितियाँ बनी हैं वहाँ राहत एवं बचाव कार्य बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर निकालकर उनके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि देश भर से लोग अमरनाथ यात्रा पर गए हुए हैं, इसलिए इस हादसे को लेकर के पूरे देश में चिंता है। जिन परिवारों के लोग अमरनाथ यात्रा पर गए हैं वो लोग हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है वो आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं आपको नंबर बता देता हूं। 011-2343-8252। दूसरा नंबर है 011-2343-8253। तीसरा नंबर है 0194-2496-240 और चौथा नंबर है 0194-2313-149। तो इन नंबरों को एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं और आपके टीवी स्क्रीन पर भी ये नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, ताकि अगर किसी को भी अमरनाथ यात्रियों के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, अपने परिवार वालों के बारे में, अपने किसी दोस्त के बारे में, तो आप इन नंबर से हासिल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, 011-234-38252। फिर दूसरा नंबर है 011-2343-8253। एक और नंबर है 0194-2496-240 और एक और नंबर है 0194-2313-149। अगर आप इस हादसे को लेकर कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, नंबर पर फोन कर सकते हैं। वैसे एक घटना ऐसी है जिस पर किसी को कोई बस नहीं चलता। प्रकृति के प्रकोप के आगे सारी मानव शक्ति बेबस हो जाती है। कोरोना के कारण 2 साल से अमरनाथ यात्रा हो नहीं पाई थी, क्योंकि 2 साल की गैप के बाद इस बार बाबा बर्फानी के दर्शन का मौका मिला है, इसलिए यात्रियों में जबरदस्त उत्साह है और सरकार ने भी इंतजामात में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन यात्रा के शुरू में ही इस तरह का हादसा दुखद है। ये बात आपने सुनी है पूरी तरह से। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इन सब फोर्सेस के जवान इस वक्त वहां तैनात हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जाए, बचाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इन हालात की जानकारी ले रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह लगातार नजर रखे हुए हैं। इसलिए उम्मीद है कि जो लोग लापता हैं जल्दी से जल्दी उनका पता लगा लिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर जो नुकसान हुआ है, जो कुछ टूटा फूटा है, उसे रिपेयर किया जाएगा और जल्द से जल्द यात्रा फिर से शुरू हो पाएगी। आज एक और दुखद खबर आई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की सरेआम हत्या कर दी गई। इलेक्शन कैंपेन के दौरान शिंजो आबे को एक सिरफिरे ने गोली मार दी। आज सुबह जब यह खबर आई तो यकीन नहीं हुआ। जापान से इस तरह की खबरें नहीं आती, जापान में इस तरह की हत्या नहीं होती। इसलिए जब यह पता लगा कि शिंजो आबे पर फायरिंग हुई है, उनकी बैक पर गोली मारी गई, गले पर गोली लगी, तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। डॉक्टर्स ने कह दिया कि गोलियां ऐसी जगह लगी हैं, इतनी गहरी चोट है कि आबे का बचना मुश्किल है। लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार होगा। दुनिया भर में शिंजो आबे के लिए दुआएं मांगी गई, लेकिन भगवान ने किसी के नहीं सुनी। दोपहर 3 बजे के आसपास यह खबर आ गई कि शिंजो आबे अब नहीं रहे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा नाम के शहर में गोली मारी गई। उस वक्त आबे जापान के पार्लियामेंट के अपर हाउस ऑफ काउंसिलर्स के इलेक्शन में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कैंपेन कर रहे थे। सड़क के किनारे शिंजो आबे की छोटी सी सभा हो रही थी। करीब 150 लोग वहां मौजूद थे। शिंजो आबे जब भाषण दे रहे थे तभी पीछे खड़े एक आदमी ने उन पर फायरिंग कर दी। एक के बाद एक 2 गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। शिंजो आबे भी पीछे मुड़कर देखते हैं और तभी उन्हें दूसरी गोली लगती दिखाई दी।
और वो वहीं गिर गए। आसपास मौजूद लोग भागकर उनके पास पहुंचे और सिक्योरिटी फोर्सेस से लोग फायरिंग करने वाले शख्स को दबोचने की कोशिश करने लगे। गोली लगने के बाद शिंबुआजे सड़क पर गिर गए। वो होश में नहीं थे। उनके सीने से खून निकल रहा था। जो गोली गले में लगी थी उनके सीने तक चीर के बाहर निकल गई थी। उन्हें तुरंत एयर एम्बुलेंस से पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। जब शिंजो आबे हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी सांसें नहीं चल रही थी, दिल की धड़कन रुक चुकी थी। लेकिन डॉक्टर्स ने कोशिश की, ब्लड चढ़ाया, मशीन से ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। जापान के प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे के निधन का ऐलान किया। जैसा कि नारा प्रांत की मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने ऐलान किया है, आज शाम 5:03 पर पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है। मैं दिल की गहराइयों से उनके बचने के लिए प्रार्थना कर रहा था, लेकिन हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई और अब ये बुरी खबर हमारे सामने है। मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत शोक व्यक्त कर रहा हूँ। आज चुनाव के बीच में जो लोकतंत्र की बुनियाद है, उस समय ये दर्दनाक घटना हुई है। मैं इस घटना की सख्त से सख्त शब्दों में निंदा करता हूँ। इसे माफ नहीं किया जा सकता है। शिंजो आबे के पास 8 साल 8 महीने तक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी रही, जो जापान की राजनीति में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने उस दौर में देश की अगुवाई की जब वो कई घरेलू और बाहरी चुनौतियों से जूझ रहा था। तब आबे ने जापान को अपने नेतृत्व में उन मुश्किलों से उबारा था। शिंजो आबे को गोली मारने वाले शख्स को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। हत्यारे का नाम है तेत्सुआ यामागामी। वो 41 साल का है और जापान की नेवल डिफेंस फोर्स में 3 साल तक काम कर चुका है। गिरफ्तारी के बाद हत्यारे यामागामी ने बताया कि वो शिंजो आबे की नीतियों से नाखुश था और उनकी हत्या करना चाहता था। उसने घर पर ही सामान लाकर पिस्टल तैयार की। ये 2 बैरल वाली देसी पिस्टल थी। देखने में ये पिस्टल एक कैमरे जैसी थी। इसी वजह से किसी को शक नहीं हुआ कि हत्यारा शिंजो आबे को गोली मारने के लिए पिस्टल लेकर आया है। उनके बेहद करीब पहुंच गया। उसने करीब 10 मीटर की दूरी से शिंजो आबे पर फायर किया। पहली गोली शिंजो आबे की पीठ पर लगी। गोली लगते ही शिंजो आबे गिर पड़े और उनके सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत ही हत्यारों को पकड़ लिया। आई विटनेसेस ने बताया कि हमलावर यामागामी ने भागने की कोशिश नहीं की। हत्यारा भले कह रहा हो कि वो शिंजो आबे की पॉलिसी से खफा था, लेकिन सवाल है कि शिंजो आबे तो अब सरकार में नहीं थे, अब वो किसी पद पर नहीं है, तो अब उन पर गोली चलाने का क्या मतलब। इसलिए जापान की जांच एजेंसियां अब शिंजो आबे की हत्या की असली वजह जानने की कोशिश कर रही हैं। ये हैरानी की बात है, क्योंकि ये तो बीच चौराहे पर हुआ। लोग आपको घेर सकते हैं, तो शिंजो आबे के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। पूरी तरह से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गलती है। पार्टी ने उन्हें यहाँ पर चुनावी रैली करने को मजबूर किया। मैंने तो इम्तिहान के बाद ये खबर देखी। मुझे नहीं लगता था कि नारा ऐसा शहर है। यहाँ कोई बड़ी घटना नहीं होती तो मैं हैरान रह गई। ये बहुत हैरानी की बात है। लग ही नहीं रहा कि ऐसा हुआ है। शिंजो आबे इतने बुरे इंसान तो नहीं थे। मुझे तो नहीं लगता कि आप उनके विरोध में उनकी हत्या ही कर दें। शिंजो आबे एक लोकप्रिय नेता थे। जापान में लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए सब शॉक्ड हैं। और वैसे भी जापान में इस तरह की हिंसा की, इस तरह की राजनीतिक हत्याओं का कोई इतिहास नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है। इतिहास ढूंढें तो 90 साल पहले 1932 में 1932 में जापान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हुई थी, लेकिन उस वक्त उनकी सरकार को पलटने की कोशिश हो रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री की मौत हो गई थी। इसके अलावा जापान में आज तक किसी नेता की इस तरह से सरेआम हत्या कभी नहीं हुई। इसीलिए जापान के सबसे पॉपुलर और पावरफुल लीडर की हत्या पूरी दुनिया को हैरानी में डालने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा दुख जताया। मोदी ने कहा कि मैं अपने दोस्त शिंजो आबे की इस तरह मौत पर सदमे में हूं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या रिएक्शन दूं, कैसे प्रतिक्रिया दूं।
प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे के सम्मान में कल एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया है। शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती, दोनों की पर्सनल बॉन्डिंग के कारण पिछले 8 साल में जापान और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हुए। शिंजो आबे ने जापान की एंटी न्यूक्लियर नीति के बावजूद भारत के साथ 2016 में सिविल न्यूक्लियर डील की थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 1998 में जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो जापान ने भारत पर पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन शिंजो आबे ने इसकी परवाह नहीं की, भारत के न्यूक्लियर पावर को मान्यता दी, भारत के साथ न्यूक्लियर डील की। शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी की दोस्ती की वजह से ही भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना शुरू हुई। शिंजो आबे ने इसकी आधारशिला रखी। इसका सारा खर्चा जापान को देना है। इस समय शिंजो आबे जापान की सरकार में किसी पद पर नहीं थे, लेकिन फिलहाल वो जापान इंडिया एसोसिएशन के चेयरमैन थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी क्वाड की मीटिंग के लिए 1.5 महीने पहले मई में जापान गए थे तो उन्होंने शिंजो आबे से मुलाकात भी की थी। शिंजो आबे के निधन के बाद आज मोदी ने उनसे आखिरी मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। मोदी ने कहा कि शिंजो का जाना उनके लिए ऐसी क्षति है, ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। आज का दिन मेरे लिए अपूरणीय क्षति और असहनीय पीड़ा का दिन है। मेरे घनिष्ठ मित्र और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आबा जी मेरे तो साथी थे ही, वो भारत के भी उतने ही विश्वसनीय दोस्त थे। उनके कार्यकाल में भारत जापान में उनके जो राजनीतिक संबंध थे हमारे, वो को नई ऊंचाई तो मिली ही। हमने दोनों देशों की साझी विरासत से जुड़े रिश्तों को भी खूब आगे बढ़ाया। आज भारत के विकास की जो गति है, जापान के सहयोग से हमारे यहां जो कार्य हो रहे हैं, इनके जरिए शिंजो आबे जी भारत के जनमन में सालों तक बसे रहेंगे। मैं एक बार फिर दुखी मन से मेरे दोस्त को श्रद्धांजलि देता हूं। शिंजो आबे पहली बार 2006 में जापान के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे और 2007 में भारत आए। उसी वक्त मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती की शुरुआत हुई। उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। शिंजो आबे ने गांधीनगर जाकर नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आबे और नरेंद्र मोदी में कई समानताएं देखी गईं। मोदी के तरह शिंजो आबे भी प्रखर राष्ट्रवादी थे। शिंजो ये मानते थे कि 20वीं सदी का वर्ल्ड ऑर्डर 21वीं सदी में नहीं चल सकता। मोदी की तरह शिंजो आबे भी नेशन फर्स्ट की नीति पर चलते थे। जापान के राष्ट्रीय हितों को मजबूती से रखने में यकीन रखते थे। जिस तरह नरेंद्र मोदी मानते हैं कि 21वीं सदी एशियाई देशों की शताब्दी है, यही विश्वास शिंजो आबे का भी था। इसीलिए शिंजो और मोदी की दोस्ती पक्की होती गई और इसका फायदा भारत को मिलता गया। मोदी और शिंजो में एक समानता यह भी है कि दोनों नेताओं को अपने देश की संस्कृति, विरासत और प्राचीन परंपराओं पर बेहद गर्व है, विश्वास है। मोदी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद जापान गए तो उन्होंने काशी को क्योटो की तरह बनाने की बात कही थी और शिंजो आबे इस काम में मदद के लिए जुट गए। उन्होंने वादा किया और उसको पूरा किया। शिंजो आबे दिसंबर 2015 में भारत के दौरे पर आए तो मोदी के साथ वाराणसी के दौरे पर गए। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। वाराणसी में जापान के सहयोग से चल रही परियोजनाओं का जायजा लिया। वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जापान की मदद से बना है। शिंजो आबे दुनिया के पहले बड़े नेता थे जिन्हें यकीन था कि 21वीं सदी में भारत दुनिया की बड़ी ताकत होगा। 2007 में
भारत के पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए आबे ने कहा था कि जापान और भारत की दोस्ती दो महासागरों यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मेल है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत ने एक वेल विशर खो दिया, मोदी ने एक दोस्त खो दिया, दुनिया ने एक बेहतरीन नेता खो दिया। शिंजो आबे के बारे में मैं जितना आपको बताऊंगा आपका इंटरेस्ट उनकी लाइफ में उतना ही बढ़ता जाएगा। शिंजो आबे की बड़ी राजनीतिक विरासत थी। उनके दादा भी जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पिता जापान के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके थे। शिंजो आबे जापान के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर थे। वो 4 बार जापान के प्रधानमंत्री बने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैदा होने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री थे। भारत के साथ रिश्तों की बात करें तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले जापान के पहले प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित जापान के अकेले प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे को भारत से प्यार था, इसलिए उन्होंने देश के विकास की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परियोजनाओं को जमकर सपोर्ट किया। भारत में बुलेट ट्रेन, दिल्ली मेट्रो, करीब 1,500 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट, काशी का विकास क्योटो के तर्ज पर करने का प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट के विकास के प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज बनाने के प्रोजेक्ट, ये सब जापान की मदद से चल रहे थे और यह मदद शिंजो आबे और नरेंद्र मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री का नतीजा है। दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती शिंजो आबे की वजह से आई। शिंजो आबे ने जापान में राजनीतिक स्टेबिलिटी दी। वो जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे और सबसे ज्यादा बार भारत की यात्रा करने वाले जापान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अपने करीब 9 साल के कार्यकाल में शिंजो आबे 4 बार भारत आए। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर कहा कि दुनिया ने एक बेहतरीन इंसान और भारत ने एक शुभचिंतक और उन्होंने एक अच्छा दोस्त खो दिया। आगे बढ़ते हैं। 2 दिन बाद संडे को बकरीद है। चूंकि अमरावती और उदयपुर की घटनाओं के बाद देश में तनाव है, इसलिए राज्य सरकारें सतर्क हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। अच्छी बात है कि आज देश भर की ज्यादातर मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान जो तकरीरें हुई, उनमें इमामों ने भी लोगों से अपील की बकरीद के मौके पर दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। यूपी सरकार ने बकरीद के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। एडवाइजरी के मुताबिक कहीं भी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, यानी गौवंश की कुर्बानी ना हो, पब्लिक प्लेसेस और सड़क किनारे जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जाए, कुर्बानी के बाद साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि कुर्बानी के बाद सॉलिड वेस्ट वहां ना रहे। इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी कहा गया कि कुर्बानी की फोटो या वीडियोस न बनाए जाएं और अगर बना ली जाएं तो फिर इन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड ना किया जाए। रात की बात यह कि मुस्लिम भाई भी ये कह रहे हैं कि वो खुद भी गाइडलाइंस का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए तैयार करेंगे। लखनऊ में ईदगाह मस्जिद के मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने आज जुमे की नमाज के दौरान अपने खुतबे के दौरान ये बात कही। खालिद रशीदी ने कहा कि बकरीद पर ऐसा कुछ न किया जाए जिससे दूसरे धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ऐसे किसी जानवर की कुर्बानी न दी जाए जिसे दूसरे धर्म के लोग पूजते हैं। जो भी मुल्की कानून है उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए और कोई भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना की जाए जिस पर कि कानूनी कोई बंदिश है या कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है, और कुर्बानी खुले में ना करें, पब्लिक प्लेस पे ना करें, बल्कि जो पहले से जगहें इसके लिए मुतय्यन है वहीं पे खाली कुर्बानी की जाए और रास्ते में, गलियों में हरगिज़ न, पार्कों में हरगिज़ ना की जाए। और कुर्बानी के जानवर का जो वेस्ट है उसको खुले में ना फेंकें, बल्कि इसके लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं उसी का इंतज़ाम करें और कुर्बानी के जानवर का खून को नालियों में ना बहाकर कच्ची ज़मीन में दफन कर दें। और उसी के साथ साथ ये भी अपील की गई है कि गोश्त को खुले में ना ले जाएं बल्कि पैक करके ले जाएं और कुर्बानी का ना कोई फ़ोटो खींचे, ना उसका कोई वीडियो बनाएं और ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करें, बल्कि कुर्बानी एक इबादत है और उसको इबादत की तरह ही की जाए। मौलाना खालिद रशीदी की बात वहां लोगों को समझ आ गई है।
उनका भी यही कहना है कि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है वो आम लोगों की भलाई के लिए है। साफ सफाई का ध्यान रखना बेसिक चीज है। बकरीद के दिन सभी को उसका ख्याल रखना चाहिए। एडवाइजरी ये जारी हुई है कि खुले में कुर्बानी ना की जाए, रोड पे नमाज ना पढ़ी जाए। जैसे बंद जगह में, घरों में और बंद जगह में कुर्बानी होती थी, जैसे पहले होती चली आ रही है, वैसे ही करे। कहीं ऐसी खुली जगह पर ना करे और कुर्बानी करने के बाद गंदगी रोड पे ऐसी जगह न डालें जहाँ पर लड़ाई का अंदेशा हो या और भी माहौल ख़राब करने का अंदेशा हो। ये जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है कि खुले में वेस्ट ना डालें, घरों के अंदर कुर्बानी करें और रोडों पर नमाज ना, जिससे आने जाने में किसी को परेशानी हो और माहौल का कहीं से बिगड़े, वह उसी पे हम लोग भी अमल करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भी अपनी तरफ से भी संदेश दिया था प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, और उसका पालन करना चाहिए। और हमारे मौलाना ने भी हम लोगों को उसको एडवाइजरी अपनी तरफ से जारी की है। सभी को मिलजुल के प्रेम प्यार से सौहार्द से त्योहार मनाना चाहिए। गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, कानपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, जयपुर, भोपाल जैसे तमाम शहरों से जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से जो लोग निकले, उन्होंने इसी तरह के रिएक्शन दिए। सभी लोगों ने कहा कि वो त्योहार को मनाएंगे और दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को भी दिक्कत हो। समय की कमी है, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे रिएक्शन सुनाता। बकरीद 2 दिन बाद है, लेकिन उसके बाद भी कई तीज त्योहार और पर्व हैं। 14 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। इस महीने के दौरान 1 महीने में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। सावन के सोमवारों पर शिव मंदिरों में भीड़ होगी। इसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व होगा। अयोध्या में सावन मेला होगा। फिर नागपंचमी, श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्योहार आएंगे। मुहर्रम के ताजिए भी इसी दौरान निकाले जाएंगे। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम करने को कहा। योगी ने कहा कि देश और राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे, इसलिए पुलिस को यह भी ध्यान रखना होगा कि इस दौरान किसी तरह की भड़काऊ बयानबाजी न हो। जितने भी ऐसे तत्व हैं जो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं, वे कुछ न कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास करेंगे, माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सतर्कता और सावधानी, इसके लिए संवाद हमारा महत्वपूर्ण है और संवाद के माध्यम से इसके समाधान का रास्ता निकालना, इसकी समीक्षा रेंज स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, जोन स्तर पर निरंतर होती रहे। कहीं भी शांति को भंग करने वाली व्यवस्था, कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था भंग होती हो या किसी जाति, मत, मजहब, वर्ग, संप्रदाय या किसी भी अन्य उसकी भावनाएं आहत होती हैं, कोई भी इस प्रकार की बयानबाजी न हो। विश्व हिंदू परिषद ने देश के 24 राज्यों में हिंदुओं के लिए हेल्पलाइन शुरू की है। वीएचपी की तरफ से कहा गया कि अगर कहीं से भी किसी हिंदू को सिर कलम करने की या जान से मारने की धमकी मिलती है तो वो विश्व हिंदू परिषद की हेल्पलाइन को खबर दे सकते हैं और मदद ले सकते हैं। 24 राज्यों में हो गई है। उसमें मुख्य राज्य कौन कौन से? उत्तर भारत, सभी उत्तर के, दक्षिण के, तो वो सभी राज्य हैं। 2-3 ही बचे हैं, वो उनकी भी डिटेल आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दक्षिण में, पूर्वोत्तर भारत में हर जगह आप लोग? हर जगह। तो सर ये जरूरत क्या पड़ी इस तरह की हेल्पलाइन में? इस हेल्पलाइन की जरूरत आप देख रहे हैं ना, पिछली जो घटनाक्रम चल रहा है, तो नुपुर शर्मा के बाद की जो कंट्रोवर्सी है, कोई टिप्पणी आ गई, तो ऐसी कोई अगर ऑब्जेक्शनेबल टिप्पणी थी तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। अब उसके विरोध में हत्याओं का दौर जो चल रहा है, कोई कह रहा है कि नुपुर शर्मा की जीभ काट के लेके आओ, कोई कह रहा है कि भाई जो है किसी को बख्शा नहीं जाएगा, गर्दन काट के लाओ। तो ये तो किसी तरह से भी यानी कि धार्मिक, यानी कि धर्मांधता और उसका पागलपन की हद तक जो है जिहादी मानसिकता के पागलपन दिखाई देता है। विश्व हिंदू परिषद ने यह बात क्लियर कर दी है कि अगर धमकी मिले, कोई डराए धमकाए, तो पहले लोग पुलिस के पास जाएं। अगर पुलिस मदद न करे तो वीएचपी हेल्पलाइन पर फोन करके मदद मांगी जा सकती है। हम संपूर्ण देश में कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, जिनके माध्यम से यदि किसी हिंदू के ऊपर कोई हमला होता है या उसको धमकी देते हैं या कोई प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, तो वो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत करे।
अगर शिकायत पर सुनवाई नहीं होती, शासन प्रशासन मूक दर्शक होकर के उन जिहादियों के साथ खड़ा होता है, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं कर पाता, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े होकर के उनकी सबकी मदद करेंगे। हमारा निवेदन है प्रत्येक हिंदू को निडर होकर के, निर्भीक होकर के अब पलायन नहीं पराक्रम करना है। जब तक हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा, देश सुरक्षित नहीं हो सकता। और इन जिहादी उत्पातियों और आतंकियों का सफाया करना हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। जय श्री राम। पीएचपी की बात मैंने आपको सुनवा दी। जो हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किए हैं उनकी लिस्ट विश्व हिंदू परिषद के ट्विटर हैंडल पर है, फ़ोन नंबर उस पर दिए हुए हैं। और ये अच्छी बात है, विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन बनाई है, नंबर जारी किए हैं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी को धमकी मिले, डर लगे तो इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, लेकिन पहले पुलिस के पास जाएं। मुझे लगता है विश्व हिंदू परिषद को ये हेल्पलाइन सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमान भाइयों को भी ऑफर करनी चाहिए। अगर कोई उन्हें डराए, उन्हें धमकाए, तो वो भी विश्व हिंदू परिषद से मदद मांग सके। इसी तरह से मुस्लिम संगठनों को भी ऐसी ही हेल्पलाइन बनानी चाहिए जो हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए हो, भेदभाव ना हो। धमकी चाहे किसी मुसलमान को मिले, किसी हिंदू को मिले, दोनों देश के नागरिक हैं। दोनों के पास, हिंदू संगठन और इस्लामिक संगठन, इन दोनों के यहां फोन करने का अधिकार भी होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो यह भाईचारे की एक मिसाल होगी। जब विश्व हिंदू परिषद और इस्लामिक संगठनों के लोग मिलकर लोगों का डर दूर करेंगे, धमकी देने वालों को एक्सपोज करेंगे, अफवाह फैलाने वालों को कानून के हवाले करेंगे, तभी अमन का, शांति का, चैन का रास्ता निकलेगा। वैसे तो मैं अपने दोस्त अरुण जेटली को रोज याद करता हूं, 40 साल का साथ रहा, लेकिन आज आप सबके साथ मिलकर उन्हें याद करने का एक और मौका आया जब फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अरुण जेटली की याद में एक मेमोरियल लेक्चर शुरू हुआ। हम सबकी अरुण जी के प्रति जो भावनाएं हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर शब्द दे दिए। उनकी ऑरेटरी, हम सब उसके कायल थे, और उनके वन लाइनर लंबे अरसे तक हवा में गूंजते रहते थे। उनका व्यक्तित्व विविधता से भरा था और उनका स्वभाव सर्वमित्र वाला था। यहां जितने भी लोग दिखते हैं, हर एक की अलग अलग दुनिया है, लेकिन सब अरुण के मित्र थे। ये अरुण के सर्वमित्र की विशेषता थी और उनके व्यक्तित्व की इस खूबी को सभी आज भी याद करते हैं और हर कोई अरुण की कमी महसूस करता है। अरुण जेटली एक ऐसे दोस्त थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, एक अच्छे सांसद थे, सरकार के संकट मोचक थे, सफल वकील थे, बड़े छात्र नेता थे, सबके दोस्त थे, सबकी मदद करते थे। पूरा जीवन उन्होंने देश की सेवा में लगा दिया। लेकिन इसके साथ साथ अरुण जेटली शौकीन थे, खाने के शौकीन, पेन के शौकीन, घड़ियों के शौकीन, और सबसे बड़ी बात, बेहतरीन इंसान थे। इसीलिए आज भी उनको बार बार याद किया जाता है। आज भी उनको सब लोग बहुत बहुत मिस करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।